हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस तरीके से वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम, बीट HSSC, HPSC, DSSS और UP TGT PGT। सो बेसिकली एग्ज़ाम में आपको इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप ज़रूर मेरे से पहले आंसर करने की कोशिश करिएगा सो दैट यू कैन चेक योर ओन नॉलेज। आप देख सके कि आपको कितना आता है ग्रामर पोर्शन इंग्लिश में। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मोर ओवर, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं अपनी हर वीडियो के सारे PDFs अपलोड करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम with a heroic theme. It tells about the deeds of the warriors and heroes. What does it call? So हमें बताना है ये किस टाइप, बेसिकली लिटरेरी फॉर्म से क्वेश्चन है। तो ऐसे वर्क को क्या कहा जाता है जो कि एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जिसमें हीरो के ग्रेट डीड्स के बारे में बात होती है। सो ऐसे वर्क को हम बोलते हैं एपिक, जो कि ज़्यादातर 12 बुक्स में पाई जाती है। जैसे कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एपिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ऑल हिज लगेज हैव बीन स्टोलन एट द एयरपोर्ट, या फिर नो एरर। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है। सो बी पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है और वो है हैव बीन की जगह हैज़ बीन स्टोलन आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। लगेज कैन नॉट बी काउंटेड, सो इसलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा हैज़ बीन, ना कि हैव बीन। लगेज के अंदर छोटा मोटा ज़्यादा बड़ा हर तरीके का सामान आ जाता है लगेज में, तो इसलिए हम इसे एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह देखते हैं। और अकॉर्डिंग टू रूल अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑलवेज सिंगुलर का प्रयोग होता है, वर्ब का। सो हेयर द आंसर विल बी द बी ऑप्शन, दैट इज हैव बीन स्टोलन। और हैव बीन की जगह क्या होना चाहिए? हैज बीन। नेक्स्ट सेंटेंस, द सीनरीज ऑफ दीज प्लेसेस मूव माई हार्ट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो कौन से पार्ट में मिस्टेक है यहाँ पे? द आंसर इज द ए पार्ट। जी हाँ, ए पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पे सीनरीज नहीं होना चाहिए था, बल्कि क्या होना चाहिए था? सीनरी। सीनरीज कोई वर्ड ही नहीं होता, हमेशा सीनरी हम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और इसको हम प्लूरल में चेंज कर ही नहीं सकते। सीनरी के अंदर सब कुछ आ जाता है, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं। अब चाहे वो पहाड़ हो या फिर जो भी आपको अपने आसपास दिख रहा है, बहुत सी चीज़ें दिख रही होंगी, वो क्या है? आपकी आंखों के सामने एक सीनरी है, तो वो सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हम प्लूरल में सीनरीज नहीं लिख सकते। सिंगुलर में भी ये सीनरी है, प्लूरल में भी ये सीनरी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ऑपुलेंट पीपल प्ले चेस इन देयर फ्री टाइम। सो यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है? द आंसर इज द डी पार्ट। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है इस सेंटेंस में। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच लोग, अमीर लोग। ठीक है, सो अमीर, इस सेंटेंस का मतलब है कि अमीर लोगों की आदत है कि वो चेस खेलते हैं अपने फ्री टाइम में। सो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड्स इज अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड इज कॉल्ड। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक साथ है बट उनके बीच में वावल साउंड आती है? इस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? एसोनेंस, मेटोनिमी, एलिट्रेशन या फिर मेटाफर। ये हम पढ़ चुके हैं एंड द आंसर इज ए, एसोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग्स। ये PGT 2000 का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है? पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, आयरनी या फिर पन। सो द आंसर इज द ए पार्ट, पर्सोनिफिकेशन। डेथ का इन्होंने
जो क्वालिटी दी है आईसी हैंड्स से, ठीक है, तो इसमें क्वालिटी दे दिया ह्यूमंस वाला आईसी हैंड्स, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिलिजेंट या फिर एसिड्यूअस। ये दोनों ही वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला होगा डिलिजेंट वर्ड बहुत पूछा जाता है, एसिड्यूअस भी बहुत पूछा जाता है। सो इसका मतलब है, पहले ऑप्शंस देखते हैं, हार्ड वर्किंग, करेजियस, केयरफुल, एंथुजियास्टिक। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन, दैट इज़ हार्ड वर्किंग। डिलिजेंट और एसिड्यूअस दोनों का मतलब होता है बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति, बहुत ही हार्ड वर्किंग व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्रेडुलस। हमें बताना है क्रेडुलस का सिमिलर वर्ड या फिर सिनोनिम कौन सा है। अगेन 4 ऑप्शंस वी हैव, इनक्रेडिबल, गलिबल, स्टर्बन या फिर पैथेटिक। क्रेडुलस वर्ड भी एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलता है। सो जो क्रेडुलस का मतलब है वो है गलिबल। अब और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो गलिबल या फिर क्रेडुलस एक ऐसा व्यक्ति है जो कि औरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, औरों की बातें बहुत जल्दी मान लेता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, गलिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट डैश आई एम अवे ऑन हॉलीडे। तो हमें करेक्ट वर्ड भरना है, क्या आएगा, वाइल, एज, बिफोर या फिर वॉट। क्लॉज यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हमें करेक्ट क्लॉज को यूज़ करना है। सो शी इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट वाइल आई एम अवे ऑन हॉलीडे। सो जो यहाँ पे यूज़ होगा क्लॉज वो होगा वाइल। हियर द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर आपको यूज़फुल लग रही है या फिर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस के साथ आती रहूँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द मूवी वॉज ओवर वी वेंट आउट टू ईट। हमें बताना है इसमें कौन से टाइप का क्लॉज यूज हुआ है आफ्टर द मूवी वॉज ओवर में। सो द ऑप्शंस आर नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। सो एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है, बेसिकली वो टाइम के बारे में बताता है। सो आफ्टर द मूवी वॉज ओवर, जब मूवी ख़त्म हो गई तो हम लोग बाहर खाने के लिए गए। सो आफ्टर वर्ड देख के ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किड्स who started out with the highest score actually finished near the bottom. Again, यहाँ पे हमें type of clause बताना है। The options we have are adjective clause, adverb clause, noun clause या फिर none of the above. So here the correct answer will be the A option, that is adjective clause. अब adjective clause क्या है यहाँ पे, who, the kids who started out with the highest score. So adjective किसी के बारे में characteristic बताता है, किसी भी चीज़ के बारे में फीचर बताता है, किसी की क्वालिटी बताता है। तो आप इस सेंटेंस को पढ़िए, किड्स की यहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है, जो कि शुरुआत में हाईएस्ट स्कोर पा रहे थे बच्चे, वो एंड में एकदम लास्ट में आए। सो यहाँ पे बच्चों की क्वालिटी की बात हो रही है। जो वर्ड हु क्लॉज यूज हुआ है, हु,
वो बच्चों की क्वालिटी दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज हुआ है. सो हियर द आंसर इज द ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेटिसेंट. रेटिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आपको ये भी बार बार देखने को मिलता है. सो द ऑप्शंस वी हैव आर one who is reserved in speech, one who speaks a lot, stubborn या फिर one who jokes a lot. So जो reticent का मतलब होता है वो होता है जो कि बहुत कम बातें करता है किसी व्यक्ति से, या फिर introvert होता है. So here the correct answer is the A option, means one who is reserved in speech. मतलब जो अपने आप में ही रहता है और औरों से ज़्यादा बातें नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही इज जेलस डैश मी. यूज द करेक्ट प्रेपोजिशन. सो यहाँ पे कौन सा करेक्ट प्रेपोजिशन यूज होगा? बाय, विद, ऑफ. तो प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है ये वाला आंसर भी करेक्ट है या फिर ये ऑप्शन भी सही है. बट कुछ वर्ड्स है जिनके साथ हमेशा एक ही प्रकार का प्रेपोजिशन यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल जेलस के साथ हमेशा ऑफ ही लगता है विद 1 F. ही इज जेलस ऑफ मी. सो है द करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन. अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रेपोजिशन के ऊपर वीडियोज लाऊं कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस है एग्जाम में, ज़्यादातर कौन से प्रेपोजिशन रिपीट होते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल. बाय, फॉर, टू या फिर टू वर्ड्स. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू. There is no exception to this rule. So exception के साथ हमेशा to ही यूज होगा. ठीक है. सो आप preposition को बहुत अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक को, if you are preparing for any TGT एग्जाम और PGT इंग्लिश एग्जाम, बिकॉज जो preposition का वर्ड है वो सीधा fill in the blanks, find the error टाइप में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर preposition से ही पूछे जाते हैं. Next question. She was annoyed dash her brother. By, with, at, for. So she was annoyed with her brother. So here the correct answer will be the B option, with. ना कि at. बहुत बच्चों को लग रहा होगा at her brother भी हो सकता है, but here the correct answer is the B option.